अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम गुलाम मुर्तज़ा है। आपको खुशामदीद कहते हैं आज के प्रोग्राम न्यूज़ प्लस में। आज फिर हम आगाज़ में कोरोना वायरस की बात कर रहे हैं। कोरोना वायरस के लगातार अटैक हो रहे हैं और पाकिस्तान में रुक नहीं रहे हैं। किसी भी शहर से ऐसी आवाज़ फ़िलहाल नहीं आ रही है कि आज कोरोना का कोई भी मरीज़ फ़लाँ शहर के अंदर या फ़लाँ सूबे के अंदर नहीं है। आज मजमूई तौर पर जब हम सूबों की बात करते हैं तो इंतहाई दुखी दिल के साथ मैं आपको ये बता सकता हूँ कि फिर कोरोना वायरस की तादाद बड़ी है। आज के दिन के हिसाब से 6,919 कन्फर्म्ड केसेस हो चुके हैं, जो कि मैं आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। ये सरकारी आदाद शुमार हैं जो हमें बताए जा रहे हैं और दिखाए जा रहे हैं। और जो एक्टिव केसेस है 5,146, साथ में जो डेथ्स हो चुकी हैं उनकी रेशो परसों की रेशो जो थी 1.6 थी, कल 1.8% थी और आज भी 1.8% है, जो कि जो 2% इसकी रेशो है उससे कम है। लेकिन जिस तरह ग्राफ बढ़ रहा है वो इंतहाई ख़तरनाक है। रिकवरीज जो हो रही हैं वो बढ़ नहीं पा रही हैं। कल 24% थी, आज 23% है। 1645 रिकवरीज हैं। इसी तरह सिंध में जो तादाद है वह 2008 हो चुकी है और 45 डेथ्स हो चुकी हैं सिंध में सबसे ज़्यादा, और 560 रिकवरी हुई हैं। लेकिन पंजाब में सूरत हाल इससे रिकवरीज की सूरत में कुछ बेहतर है। 550 रिकवरीज हुई हैं क्योंकि वहाँ पर 3,251 केसेस कंफर्म हो चुके हैं। 34 अमवात हो चुकी हैं। खैबर पख्तूनख्वा में मुतासर अफराद एज़ कम्पेयर टू जो डेथ्स हैं, अगर हम सिंध से या पंजाब से कंपेयर करें तो डेथ टोल काफ़ी ज़्यादा है। 42 डेथ्स हो चुकी हैं वहाँ पर, 912 कन्फर्म्ड केसेस हैं और 191 रिकवरीज हो चुकी हैं। इस वक्त जो सबसे ज़्यादा रिकवरीज हमें देखने में आ रही हैं वो सिंध में आ रही हैं, लेकिन जब परसेंटेज के हिसाब से देखें तो ज़्यादा रिकवरीज पंजाब में है। वहाँ पर रिकवरीज ज़्यादा हो रही हैं जो अफेक्टेड केसेज हैं उसके हिसाब से। तो मजमूई तौर पर हम आपको बताएं कि आज़ाद जम्मू कश्मीर में 46, बलूचिस्तान में 280, गिलगित बल्तिस्तान में 237, इस्लामाबाद में 145, खैबर पख्तूनख्वा में 912, पंजाब में 3,291 और सिंध में 2,008 कन्फर्म्ड केसेस हैं। इसी तरह जो अमवात हैं वो आज़ाद जम्मू कश्मीर में कोई नहीं है। बलूचिस्तान में 3, गिलगित बल्तिस्तान में 3, इस्लामाबाद में 1, खैबर पख्तूनख्वा में 42, पंजाब में 34 और सिंध में 45 डेथ्स हो चुकी है। ये आज की सारी मजमूई तौर पर रेशो है। अब हम मज़ीद इसको आने वाले दिनों के अंदर आपको बताते रहेंगे। कुछ मैंने आपको लेटेस्ट आपके आज के ग्राफ भी दिखाए हैं। अगर मेरे प्रोड्यूसर ग्राफ्स वो दिखा सके जो हम रोज़ाना की बुनियाद पर दिखाते हैं कि कितने केसेस आज बढ़े हैं और कितने केसेस का जो ग्राफ है वो सामने आ सके। ये तो डिसीज़ का प्रोड्यूसर केस है। इसमें हम जो देख रहे हैं वो 19% जो हलाकतें हुई हैं, ये वाला जी, ये ग्राफ ये देखें, हमारे नाज़रीन को दिखाएं ज़रा। ये ग्राफ जिसमें आपको वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है कि कितने परसेंट जो है वो हलाकतें हुई हैं। ये ग्राफ किसी तौर पर भी सुस्त हुआ है लेकिन रुक नहीं रहा है। जब तक ये स्टैटिक नहीं होगा या ये लोअर डाउन नहीं आएगा तब तक बात समझ नहीं आएगी। और जो बार्स वाला है प्रोड्यूसर वो दिखाएं ज़रा, जिसमें रोज़ाना की बुनियाद पर हलाकतें बताई जाती हैं। लेकिन एक और बड़ी हौलनाक सूरत हाल है कि इस केसेस के साथ इस तरह की इस सूरत हाल से निपटने के लिए जो फ्रंट फुट के सोल्जर्स हैं हमारे, वो डॉक्टर्स हैं। जो डॉक्टर्स हैं उनमें भी कोरोना वायरस एक्टिव हो चुका हुआ है। चले, एक तो ये रीज़न है, ऐसा नहीं है कि बरतानिया में या अमेरिका में या किसी दूसरे सूबे में, दूसरे मुल्क के अंदर इस तरह डॉक्टर्स को कोरोना वायरस ना हुआ हो, बिल्कुल हुआ है। लेकिन वहाँ सहूलियात के फुकदान की वजह से नहीं हुआ है, वहाँ पर किसी और रीजंस की वजह से हुआ है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो डॉक्टर्स हैं वो तो बेचारे ये कह रहे हैं जनाब हमें पीपी किट्स तो दे दें, हमारे साथ जुल्म तो ना करें, हमारे साथ ज्यादती तो ना करें। बहरहाल इसी की बात करने के लिए आज हम ज़रा बात करते हैं। लोड थोड़ा चेंज करिए जी, अगले सेगमेंट की तरफ हम जाएंगे तो उसके ऊपर बात करते हैं। आज क्या हुआ, अब जो डॉक्टर्स हैं पंजाब के खासतौर पर, ये ग्रैंड हेल्थ अलायंस बना हुआ है, उसके डॉक्टर सलमान हसीब वगैरह वो सब गए और डॉक्टर सलमान हसीब ने वहाँ गुफ्तगू की। सेक्रेटरी सेहत बैठे हुए थे, बाकी इंतजामिया के लोग बैठे हुए थे। अच्छा, वो कह रहे हैं कि जनाब हमारे पास पीपी किट्स नहीं है। आगे से इंतहाई रूड और बिहेवियर इस्तेमाल करते हुए अपने फ्रंट फुट सोल्जर्स को, वो जिन्हें हम गार्ड ऑफ ऑनर दे रहे हैं, वो जिन्हें हम सलाम कर रहे हैं, जिसमें बाकायदा हम बूस्ट करने के लिए सॉन्ग्स बन रहे हैं, जिसके ऊपर बूस्ट करने के लिए बाकायदा टेलप्स बन रहे हैं, हम उनके लिए वो क्या कर रहे हैं, हम उनके साथ रूड बिहेवियर कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद वो कहते हैं जनाब हमारी हम बात हो रही हैं, हमारे लिए प्लीज प्रिकॉशंस की जो जिम्मेदारी, जो एसओपीज दिए गए हैं वो एसओपीज पूरे कर लें। वो अच्छा, वो भी नहीं बात सुनी जाती। और आखिरकार क्या हुआ कि वहां पर एक तनाज़ा पैदा हुआ और वहीं हेल्थ सेक्रेटेरिएट के अंदर ही, पंजाब को जो हेल्थ सेक्रेटरी लाहौर के अंदर है, वहीं पर डॉक्टर्स ने धरना दे दिया है, भूख हड़ताल कर दी है और वहीं पर अभी भी मौजूद है। तो डॉक्टर सलमान हसीब मेरे साथ मौजूद है जो इसके आई विटनेस है वहां पर क्या हुआ। डॉक्टर सलमान हसीब, चेयरमैन ग्रैंड हेल्थ अलायंस, उनसे बात करते हैं।
सलमान, मुझे जरा बताइएगा क्या हुआ है, क्यों आप भूख हड़ताल पर बैठ गए? यार, आप लोगों की तो बड़ी जरूरत है अस्पतालों में, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बराए मेहरबानी ये काम ना करें, जाके अस्पतालों में काम करें। किन कामों में लग गए आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने बहुत बेहतर अंदाज में बता दिया है ऑलरेडी। सबसे पहले मैंने ये बता दूं कि हमने फैसला किया है कि चाहे कैसे भी हालात हो जाएं, पंजाब भर के अस्पतालों में हम काम जारी रखेंगे। ठीक है। ग्रैंड हेल्थ अलायंस और वाईडीए ने अपनी मदद आपके तहत 15,000 से ज्यादा पीपीई किट्स भी मुहैया की। ग्रैंड हेल्थ अलायंस ने जो हमारे डॉक्टर, नर्सिस, पैरामेडिक्स हैं, उनकी ट्रेनिंग के सेशंस भी खुद करवाए जो गवर्नमेंट ने किसी भी लेवल पे नहीं करवाए थे। ठीक। इसके बावजूद अगर आप देखें तो जिस तेजी के साथ ये बीमारी डॉक्टर, नर्सिस और पैरामेडिक्स में फैल रही है। सलमान, आज क्या हुआ? सलमान, आज क्या हुआ है? आज जब आपकी मीटिंग थी तो क्या हुआ है वहां पर? सलमान से दोबारा राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे ज़्यादा जानते हुआ क्या है अंदर ही अंदर। सूरत हाल बन गई कि भूख हड़ताल पर बैठ गए और ये हेल्थ सेक्रेटेरिएट के अंदर बैठे हुए हैं। तो सलमान, जरा सलमान, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो ये बताइए कि हुआ क्या था? यानी आज मीटिंग जो हो रही थी आपकी, मकसद क्या था मीटिंग का, हुआ क्या, और उसके बाद फिर रिजल्ट क्या निकले? करना चाहता हूं जी। सलमान, आपको मेरी आवाज आ रही है? मुझे बताएं कि आज हुआ क्या है? आवाज आ रही है सर? जी, मुझे आवाज आ रही। मैंने कहा आज हुआ क्या था? जब मीटिंग थी, मीटिंग के लिए क्यों आए थे और हुआ क्या अंदर? उसमें यह है कि हमारी स्टाफ नर्स जो कि कोरोना के मरीजों को देखभाल कर रही थी गुजरात में, वो कोरोना की बीमारी का शिकार होकर वफात पा गई। लेकिन हुकूमत सिर्फ और सिर्फ हेल्थ प्रोफेशनल्स के बढ़ते हुए ग्राफ से खौफजदा है। हुकूमत को अब मोर्द इल्ज़ाम ठहराया जा रहा है कि आपने पीपीई नहीं मुहैया की, तो बात होना शुरू हो गई है, जिसका हुकूमत ने यह हल निकाला है कि जो डॉक्टर, नर्सिस, पैरामेडिक्स कोरोना का शिकार हो रहे हैं, उनको जो अमवात हो रही हैं, तो उनको कोरोना का जो कॉज ऑफ डेथ है वो कोरोना नहीं लिखा जा रहा। गुजरात में हमारी जो नर्स कोरोना की वार्ड में काम कर रही थी, उनकी फौत हो गई, उनको सरकारी शहीद देना चाहिए, करार देना चाहिए, ताकि लोग और ज्यादा मोटिवेट होकर काम कर सकें। नहीं सलमान, मेरी बात सुने। मेरा मकसद ये है कि आप लोग ये हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर ही धरना देकर बैठे हुए हैं, वजह क्या हुई? वहां हुआ क्या ऐसा कि जिसकी वजह से आप मजबूर हो गए कि यहां पर आके भूख हड़ताल पर बैठ जाए? हुआ क्या है? हमने इनसे मीटिंग का टाइम लिया था। मीटिंग में सेक्रेटरी साहब और दूसरे तमाम सरकारी अरकान मौजूद थे। हमने ये अपनी जब मुतालबात रखे तो सेक्रेटरी साहब ने वाज़े कह दिया कि मेरे पास इख्तियार ही नहीं है कि मैं आपके मामला हल कर सकूं। बेसिकली डॉक्टर यास्मीन राशिद मामला को हल होने ही नहीं दे रही। ठीक। अब मैं आपके सामने बता दूं कि जो इस वक्त नए अस्पताल बनाने का ढोंग रचाया जा रहा है, उनमें से एक भी अस्पताल अभी तक फंक्शनल। मुतालबात क्या थे? यानी कि आपने जो मीटिंग का टाइम रखा, वहां बातचीत हुई, आप सेक्रेटरी साहब ने कहा कि मेरे इख्तियार में नहीं है, फिर बात मतलब मैं चारों के अंदर माहौल हुआ क्या जिसकी वजह से आप डट गए कि जनाब अगर ऐसी बात है तो मुझे तो ये खबर मिली कि आपकी बेइज्जती की, बड़ा रूड आपसे बिहेवियर इस्तेमाल किया गया। सीक्वेंस ऑफ इवेंट बता देता हूँ। सबसे पहले हमने पीपीई का मुतालबा किया, उन्होंने कहा जी दिए जा रहे हैं, हमने कहा नहीं दिए जा रहे, उन्होंने कहा जी नहीं दिए जा रहे, तो आप खुद देख लें, हम तो दे रहे हैं, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। नंबर 1। अच्छा। नंबर 2, हमने कहा जो इस बीमारी का शिकार होकर वफात पा रहे हैं उनकी रिपोर्ट्स क्यों छुपाई जा रही हैं? उसने कहा देखें जी वो हम देख लेंगे, वो आपका काम नहीं है। ठीक है। तीसरा, हमने जब ये मुतालबा किया कि जो इस बीमारी का शिकार हेल्थ प्रोफेशनल्स हो रहे हैं उनको बेहतर क्वारंटीन फैसिलिटीज क्यों नहीं दी जा रही, पुरानी बिल्डिंग्स में उनको लॉकअप कर दिया गया है, तो उन्होंने कहा जनाब यही वसाइल हैं, इन्हीं वसाइल में हम दे सकते हैं, हमारे पास फंड नहीं है, बजट नहीं है। ठीक है। हमने ये मुतालबा किया कि जब आप नए मुलाजमीन जो कोरोना की बीमारी से लड़ने के लिए हायर कर रहे हैं, आप उनको डेली वेजेस यानी दिहाड़ी पे हायर कर रहे हैं, इतनी बड़ी लड़ाई है, लोगों की जान तक जा रही है, और आप उसके ऊपर दिहाड़ी के ऊपर डॉक्टर्स हायर कर रहे हैं, इतना नर्सिस हायर कर रहे हैं, दिहाड़ी पे पैरामेडिक्स, इतना स्किल्ड तबका है, आप उनको दिहाड़ी पे रख रहे हैं। उन्होंने कहा जी आप ना ज्वाइन करें, हमने तो ऐसे ही रखना है। सही। और ये मिनिस्टर साहब का विजन है। हमने उन्हें मुतालबा किया कि आप एक तरफ पूरी दुनिया को झूठ बोल रहे हैं कि आप डबल तनख्वाहें दे रहे हैं, हमें डबल तनख्वाहें चाहिए नहीं, आप दुनिया को झूठ क्यों बोल रहे हैं? तो उन्होंने बताया कि हम हर अस्पताल में 20 के करीब डॉक्टर, 20 नर्सेज और 20 पैरामेडिक्स को डबल जॉब देंगे। हमने कहा हमें ये भी नहीं चाहिए, आप ये अपने पास रखें, हमें सिर्फ ये है कि अगर हमारा कोई डॉक्टर, नर्स या पैरामेडिक्स कोरोना का शिकार हो जाए तो खुदारा उसको अच्छी देखभाल दे दें, उसको अच्छी क्वारंटीन फैसिलिटीज दे दें, क्योंकि लोग इस बीमारी में अपने घर वापस नहीं जा सकते।
लोगों को आपके पास रहना है, आप उनको लॉकअप में रख रहे हैं, वार्डों में बंद कर रहे हैं, तो उसका भी कोई उन्होंने बेहतर जवाब नहीं दिया। ठीक। उसके बाद हमने ये मुतालबा किया कि जितने डॉक्टर, नर्सेज और पैरामेडिक्स हैं उन सब की स्क्रीनिंग करवाई जाए। सही है। क्योंकि इस वक्त जिस अस्पताल में अगर 20 मरीज हैं तो वहाँ 50 से ज्यादा लोगों के टेस्ट पॉजिटिव आए हैं। फॉर एग्जाम्पल मुल्तान में टोटल मरीज थे 25 और जो डॉक्टर, नर्सेज, पैरामेडिक्स पॉजिटिव हो गए वो 40 के करीब। 40 के करीब, सही कह रहे हैं। PIC में मरीज था 1 और अब तक जो टेस्ट पॉजिटिव आ गए हैं वो 11 हैं और 30 लोग मजीदों टेस्ट हो रहे हैं। गुजरात में टोटल मरीजों की तादाद डॉक्टर, नर्सिस, पैरामेडिक्स से कम है। तो फिर आपने जो PPEs मुहैया की थी वो कहाँ गई? हम पहले दिन से शोर मचा रहे थे, उसका हमें हमेशा थ्रेट के साथ हमें जवाब दिया गया। बल्कि इसके बढ़कर आपको याद होगा, इसने जो वॉलंटरीली हमारे लोगों ने अप्लाई भी किया जॉब, उनको भी निकाला जा रहा है, लोगों को नौकरियां छीनी जा रही हैं। देखिए अभी मैडम ने बयान कर रही है कि इनके जाती, हमारा कोई जाती इसमें मकसद नहीं है। हम बड़े मखसूस मुतालबात लेके आए हैं और ये अगर किसी भी फोरम पे हमें जुटला सके टेबल पे तो आ जाएं। अब आप लोगों ने क्या फैसला किया सलमान? अब आप लोगों ने क्या फैसला किया है? क्योंकि हमने कौम से वादा किया हुआ है, हम हर तरह की सूरत हाल में अपनी मदद आपके तहत तमाम सहूलियात मुहैया करते रहेंगे। PPEs हम अपनी जेब से मुहैया कर रहे हैं जितना हो सकता है। लिहाजा हमने ये फैसला किया कि एक तरफ तो कोरोना मार रहा है, दूसरी तरफ हुकूमत, तो हमने यहाँ भूख हड़ताल का ऐलान कर दिया है। कहाँ पे भूख हड़ताल कर रहे हैं? स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर का जो डिपार्टमेंट है, महकमा सेहत का जो डिपार्टमेंट है, वहीं पे और हम रात को भी यहाँ मौजूद हैं। हम लेकिन सलमान, जब आप लोग यहाँ पर होंगे तो फिर अस्पतालों में कौन होगा? देखिए हमने चंद मखसूस नुमाइंदगान को यहाँ बिठाया है, बाकी काम चल रहा है। ठीक है। तो ये हम जो है यहाँ पे बिठा के भूख हड़ताल हमारी जारी रहेगी और हम ने अभी ये फैसला सलमान, थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर सलमान, थैंक यू वेरी मच। आपकी आवाज़ पहुँच चुकी है बहुत हद तक, लेकिन हम ये क्या कर रहे हैं अपने डॉक्टर्स के साथ? हम ये क्या कर रहे हैं? बहुत अफसोसनाक, बड़ा ही तकलीफ अमल है। क्या ही अच्छा हो कि इनके साथ बैठ के इनकी बात चले, 10 नहीं 5 तो मान लें। बात सही कर रहे हैं कि अगर कोरोना वायरस से कोई गया तो उसको शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। भाई फ्रंट फुट पे आके लड़ नहीं रहे, नर्सेस काम नहीं कर रही थी, क्या डॉक्टर्स काम नहीं कर रहे हैं? अगर खुदा ना खास्ता अगर जिसने वो जो गिलगित बल्तिस्तान वाले हमारे प्यारे भाई हैं या कोयटा वाले जो थे, वो उनको भूल गए हम उनको क्या कहें? शहीद ना कहें उनको जनाब? अगर कोई कर रहे हैं। और PPE किट्स कमाल हो गया वैसे डॉक्टर साहब, डॉक्टर यास्मीन राशिद, कमाल नहीं हो गया वैसे? मतलब करोड़ों रुपए के पैकेजेस दिए जा रहे हैं और जिन्होंने लड़ना है उनके हाथ से ना बंदूक दे रहे हैं, ना गोली दे रहे हैं, ना उनको काम कर रहे हैं, उल्टा उसको कह रहे हैं कि नहीं जनाब गोलियां खाए आप मरे। कमाल है यार, वैसे कमाल है। बहरहाल एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद एक नया मामला है उसके ऊपर बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। आपको याद होगा कि लॉकडाउन और मुआशी सूरत हाल में जो मुलाजमीन थे उनकी बरतरफी से बचाने के लिए स्टेट बैंक ने एक नई रीफाइनेंस स्कीम पेश की थी और स्कीम का जो बुनियादी मकसद था वो कारोबारी इदारों को फ़रोग़ देना था और कोरोना वायरस की वबा के दौरान मुलाजमीन को बरतरफ ना किए जाने के लिए एक स्कीम दी। स्कीम क्या थी? स्कीम के तहत उन कारोबारी इदारों को जो अप्रैल से जून 2020 के दौरान अपने मुलाजमीन को बरतरफ नहीं करेंगे, नंबर 1, और इन 3 महीनों की उजरतों और तनख्वाहों के अखराजात के लिए फाइनेंसिंग फराहम की जाएगी। मुस्तकिल कॉन्ट्रैक्ट, डेली वेजेस समेत हर किस्म के जो मुलाजमीन थे, आउटसोर्स कारकुन भी उसमें शामिल थे और स्कीम के तहत लिए गए जो कर्जे हैं उस पर मार्कअप जो था वो 5% रखा गया था। अच्छा, कर्ज लेने वाले जो अफराद हैं वो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में शामिल हैं, वो मजीद कम यानी 4% मार्कअप रेट पर कर्जे हासिल कर सकते हैं। जो स्कीम है इससे छोटे कारोबारी इदारों को तरजीह देने के लिए तैयार की गई है। ये सबसे अहम सवाल है, जो छोटे कारोबारी हैं उनको तरजीह दी गई है। जिन कारोबारी इदारों की 3 माह की उजरतों और तनख्वाहों का खर्च 200 मिलियन रुपए तक है वो इस पूरी रकम की फाइनेंसिंग हासिल कर सकेंगे। इसी तरह वो कारोबारी इदारे जिनकी उजरतों और तनख्वाहों का खर्च 500 मिलियन रुपए से ज्यादा है वो इस खर्च के 50% तक फाइनेंस हासिल नहीं कर सकेंगे। ये इसके अदाद-ओ-शुमार थे। लेकिन इसके बाद जब हमने इसको समझा तो ये कागजों की हद तक तो ये मामला ठीक लग रहा है, लेकिन इसकी ग्राउंड जो रियलिटीज हैं वो इंतहाई मुख्तलिफ और बल्कि यकसर मुख्तलिफ है। मिसाल के तौर पर कि जब आप किसी बैंक से लोन लेने जाते हैं, जब लोन देता है बैंक तो उस पर गारंटी मांगता है, वो किसी प्रॉपर्टी की सूरत में या लिक्विडिटी की सूरत में मांगता है।
उसका क्या बनेगा जब आप छोटे इंडस्ट्री की या जब छोटे कारोबार तबके की बात करते हैं जो कि रोजाना की बुनियाद पर उजरत पर काम कर रहा होता है, अर्न कर रहा होता है, जिसके पास लिक्विडिटी भी बहुत कम होती है, जिसके पास कोई प्रॉपर्टी भी ऐसी नहीं होती। अच्छा, दूसरा ये कि बैंक जब भी किसी क्लाइंट को लोन देता है तो उस बारे में पूछता है कि वो किस मकसद के लिए लोन देगा। अब जाहिर है अब ये बैंक की जिम्मेदारी होगी कि वो चेक करे कि उसने जिस मकसद के लिए लोन दिया था उस मकसद को पूरा हुआ या नहीं। अच्छा, ना हुआ तो फिर क्या होगा। तीसरा हम नुक्ता यह भी है कि एसएमईज जो कुछ ऐसे हैं जो कि एससीसीपी से रजिस्टर्ड ही नहीं है, यानी बैंकों को कोलेटरल की जरूरत होती है, तो एसएमईज कर्जा कैसे हासिल करेंगे जो किसी तरह से कोलेटरल नहीं है। यानी एक बार फिर छोटे जो कारोबार हैं उनको कोई फायदा नहीं होगा, जो बड़े कारोबारी तबका है वो इससे फायदा ले लेंगे। तो आइए जरा इसका जवाब लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है बाहर बैंकिंग एंड टैक्स अमूर डॉक्टर अब्दुल हक साहब मेरे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। आप टैक्स अमूर को, बैंकिंग सेक्टर को बड़े करीब से समझते हैं। मैंने बहुत सादा करके इस चीज को समझाने की कोशिश की है। ये जो नई रीफाइनेंसिंग स्कीम पेश की गई है, ये कागज की हद तक तो बड़ी समझ आ रही है कि हाँ यार बहुत फायदा होगा, लेकिन जब हम लोन की लेने की बात करते हैं तो जो उसकी लॉजिस्टिक्स होती हैं लोन लेने की, उसके ऊपर तो बैंक के ऊपर बहुत बर्डन आ जाएगा। आपकी राय क्या है इसके ऊपर? ये जो स्कीम है ये किन लोगों को फायदा देगी? बज़ाहिर तो ये मकसद था कि पाकिस्तान के अंदर चूंकि लॉकडाउन हुआ और बहुत सी जो इंडस्ट्रीज़ हैं और बहुत दूसरे होलसेल, रिटेल, ये सारे कारोबार बंद थे, तो वहाँ मुलाजमीन को तनख्वाहें कहाँ से देते। तो उन्होंने एक पेपर पर तो बहुत अच्छी स्कीम अनाउंस की और उसका रेट भी बहुत मुनासिब रखा, क्योंकि उस वक़्त तो आपको पता है कि शरह सूद भी 11% थी, अब आज 9% हुई है, सिंगल डिजिट पहली दफ़ा, और आपको यानी कि हाफ पे तकरीबन। तो जो लोग टैक्स रिटर्न्स फाइल करते थे उनके लिए तो आसान था हमें जांचना, क्योंकि वो एक हाफ ईयरली रिपोर्ट भेजते हैं फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को कि अपने मुलाजमीन की वो नंबर बताते हैं, उनका नाम, NIC, कितनी तनख्वाह है, वो सब के क्वाय वहाँ दर्ज होते हैं। और दूसरी तरफ वो लोग जो नहीं थे तो उनके लिए सिर्फ मार्कअप 1% ज़्यादा रखा। आपने जो सवालात उठाए हैं मैं एक एक करके जल्दी से जवाब देता हूँ कि इस स्कीम में जो कमज़ोरी थी वो ये थी कि दरअसल इसके पीछे कोलेटरल ना मांगा जाता, बल्कि ये एश्योरेंस दी जाती कि दरअसल जो डायरेक्टली एम्प्लॉइज के अकाउंट में सैलरी बैंक जो है वो ट्रांसफर करेगा, और उसके बदले में जो गारंटी है वो ये होगी कि जो खुद रियासत पाकिस्तान है वो ये कहे बैंक को कि देखिए ये जो अदारा है ये कल को जैसे ही अपनी बिजनेस दोबारा शुरू करेगा तो ये उसमें से अर्न करके आपको जो है वो लंबे मुद्दत में आप उसको कर्जे की चार, देखिए वो अगर 5% कमा रहे हैं या 4, तो उस कर्जे की जो मुद्दत है वो 5 से 10 साल करना, चले आप 10 साल बहुत ज़्यादा हो जाए, 5 साल तक रखते तो एक बामानी था। फिर गाइडलाइंस जो आपने फरमाया कि स्टेट बैंक को क्लियर गाइडलाइंस देनी चाहिए थी कि इसके पीछे आप कोलेटरल जो है वो कोई प्रॉपर्टी, कोई आप ऐसी चीज़ या कोई मूवेबल आपकी कोई समझिए कि सर्टिफिकेट्स पड़े हैं या शेयर्स हैं, तो ये अगर तो बहुत बड़े जो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जिनके पास ऑलरेडी क्रेडिट लाइंस हैं, जिनके कोलेटरल पड़े हैं, वो तो इससे फौरी फ़ायदा उठा लेंगे, क्योंकि जाहिर है कि आपने देखा उनके लिए हद भी रखी कि 20 करोड़ तक तो 100% ले सकते हैं, फिर उसको ग्रेजुअली कम किया। तो एक लिहाज से मेरा ये अंदाज़ा था कि ये एक अच्छा बूस्ट हो सकता था कि इसको आप इसके साथ भी नथी कर देते कि एम्प्लॉय तो एक फैक्टर है, और चूंकि बदकिस्मती से हमारे यहाँ अदारों के अंदर ना सोशल सिक्योरिटी है, ना पेंशन है, ना ग्रेचुइटी है, क्योंकि अगर ऐसे फंड्स मौजूद हों तो वो तो फिर बैंक एम्प्लॉय का वो फंड अटैच कर लेता और वो सिक्योर हो जाता। तो इस सिस्टम ने हमें एक्सपोज कर दिया है कि हमने स्ट्रक्चरल चेंजेस नहीं की। ये जैसे आपने देखा वेस्ट में होता है, चाहे वो कोई प्राइवेट सेक्टर है या पब्लिक सेक्टर है, वहाँ सोशल सिक्योरिटी का एक निज़ाम कायम होता है। चूँकि आपकी लाइफ का लॉन्ग टर्म फंड मौजूद है तो आपको हाउस बिल्डिंग फाइनेंस से भी लोन मिल जाता है और आपको सस्ता लोन अपने और चीज़ों के लिए भी मिल जाता है, क्योंकि आपका अपना ज़ाती कोलेटरल भी मौजूद होता है। तो ये आपने इस चीज़ से एक सबक सीखना है
कि अब जैसे उन्होंने कंस्ट्रक्शन को इंडस्ट्री बना दिया है, तो साथ ही उनके ऊपर सोशल सिक्योरिटी से मुतल्लिक सारे कवानीन भी नाफिज कर दें कि वो अपने लोगों के लिए एक पेंशन फंड बनाएंगे, ग्रेजुएटी बनाएंगे या सुपर जो भी वो उसके लिए सोशल सिक्योरिटी, ताकि कल को अगर उन्हें कोई लोन किसी की बेटी की शादी का गाइडलाइंस ही क्लियर नहीं है। मैं समझ गया सर। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारी रहनुमाई फरमाई है। तो जनाब ये एक बहुत बड़ा मसला है जिसको फौरी तौर पर हल करने की जरूरत है। गाइडलाइंस क्लियर होनी चाहिए और वो गाइडलाइंस इस तरीके होनी चाहिए कि जो छोटा कारोबारी तबका है वो कम से कम इससे ज्यादा से ज्यादा फायदा ले सके। मैं एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद एक और बड़ा मसला है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर के लिए रिलीफ मिला, रिलीफ पैकेज आया, लेकिन उसके ऊपर जो डेवलपर्स हैं, जो बिल्डर्स हैं, वो तो खुश हैं, लेकिन जो कंस्ट्रक्टर्स हैं, जो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, वो ना खुश हैं। वो क्या कहानी है आपको एक ब्रेक के बाद बताते हैं, वो भी बड़े अहम फैक्टर्स हैं। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। हुकूमत ने कंस्ट्रक्शन सेक्टर के लिए इंतहाई अहम और बड़ा बेहतरीन पैकेज अनाउंस किया और मेरी बात भी हुई, क्योंकि मैंने वो प्रोग्राम किया था, उसके ऊपर नोटिस भी हुआ और उन्होंने बड़ा, जो आबाद वाले हैं, आबाद एसोसिएशन जो है, उन्होंने बड़ा इसके ऊपर थैंक यू भी हमें बोला। लेकिन जब हमने पॉइंट्स पढ़े, कुछ चीज़ें हमारे सामने आई और जो मेरे हाथ के अंदर है, तो पता चला कि बेसिकली डेवलपर्स और जो बिल्डर्स हैं वो अलग है, कंस्ट्रक्टर्स एसोसिएशन पाकिस्तान भी एक है। उन्होंने वजीर आजम पाकिस्तान की जानिब से जो तामीराती शोबे के दिए गए जो रिलीफ पैकेज है, उस पर यह ऐलान किया है कि यह पैकेज सिर्फ और सिर्फ कराची के बाअसर बिल्डर्स के लिए है, कंस्ट्रक्टर्स के लिए इसमें कुछ भी नहीं है। अच्छा, इसमें गवर्नर सिंध और कराची से ताल्लुक रखने वाले बाअसर हुकूमती एमएनएस की वजह से यह पैकेज लाया गया, ये उन्होंने कह दिया है। साथ में यह भी कहा है कि क्योंकि ये लोग बिल्डर्स भी हैं, और यह भी बताया जा रहा है कि इस हुकूमत ने आते ही जो इजाफी टैक्स लगा दिए थे, अब हटाकर रिलीफ पैकेज का नाम दे दिया गया है। हमारे लिए कुछ रिलीफ की बात हुई तो वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड है, जो कि बहती गंगा में हाथ धोने के बराबर है। वो ये कह रहे हैं, गौर तलब बात यह है कि बिल्डर्स को रिलीफ तो मिला, मगर आम आदमी को मकान कैसे सस्ता मिलेगा, इस पर कोई तवज्जो नहीं दी गई है। तो मैं जरा इसी के ऊपर बात करना चाह रहा था। इससे पहले कि मैं इस डिटेल को आपको पढ़ के बताता हूं, उन्हीं की जरा जुबानी सुन लेते हैं। मेरे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदा खुसूसी फैसल मुगल साहब, जिन्होंने स्टोरी को रिपोर्ट भी आज किया। बड़ी एक्सक्लूसिव खबर है ये, इसमें बड़े बड़े के नाम आ रहे हैं। और साथ में हमारे साथ मौजूद है कंस्ट्रक्टर्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान, असदुल्ला खान, उसके चेयरमैन है। फैसल, सबसे पहले आप ये कहिएगा कि इसके सीधा सीधा पॉइंट्स क्या है। आप चूंकि खुद भी टेक्निकली, आप खुद इंजीनियर भी हैं, आप समझते हैं इस सारे मैटर्स को, तो इसमें असल में क्या टेक्निकलिटीज समझ आई है, कुछ हमें जरा डिटेल में बताएं। और ये बिल्डर्स और कंस्ट्रक्टर का चले फर्क जो है वो असदुल्ला साहब से पूछते हैं, आप तो ये बताएं क्या टेक्निकलिटीज इसमें। जी गुलाम मुर्जा, जैसा कि आपने अपने इंट्रो में बताया, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है वो किसी भी मुल्क की मईशत की बैकबोन होती है और माजी में कंस्ट्रक्शन सेक्टर को मुकम्मल इग्नोर किया जाता रहा है। इस हुकूमत ने कंस्ट्रक्शन सेक्टर पे तवज्जो तो दी है, मगर अनफॉर्चुनेटली कंस्ट्रक्शन सेक्टर का जो 15% एक तबका है जिसे हम बिल्डर्स कहते हैं, ये पैकेज, ये रिलीफ पैकेज सिर्फ उसको मिला है। कंस्ट्रक्शन सेक्टर के लिए इसमें कुछ भी नहीं है। कंस्ट्रक्टर को इस मुल्क में ये बिजनेस करने के लिए शदीद मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। उसको किन मसाइल का सामना करना पड़ता है? जब आप से गुलाम मुर्जा एक फर्म को रजिस्टर्ड करवाते हैं तो आपको रजिस्ट्रार और फर्म के चक्कर लगाने पड़ते हैं, आपको एसईसीपी के चक्कर लगाने पड़ते हैं, इसके साथ एजेंट माफिया को आपको फेस करना होता है, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के पास जाना पड़ता है और उसकी भारी भरकम फीसें अदा करनी पड़ती है। उनकी एक कॉम्प्लिकेटेड चेकलिस्ट है जिसको आपने पूरा करना है। इन कागजों के बाद आपने इन्वेस्टमेंट करवानी है। उसके बाद पता चलता है कि प्रोजेक्ट तो आपको मिला ही नहीं, वो प्रोजेक्ट तो फॉरेन कंपनी लेगी। आपको क्या मिला? आपको कुछ भी नहीं मिला। और फिर इन भारी भरकम फीसों के साथ पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल अनफॉर्चुनेटली जो कैप का सबसे बड़ी रिजर्वेशन है, वो ये कहते हैं कि ये हमारा दिया हुआ पैसा है जो कि फलाह बहबूद की बजाय इसमें फॉरेन टूर्स किए जाते हैं। इसमें अनफॉर्चुनेटली करोड़ों रुपया जो है वो इनकी मीटिंग्स पे लगाया जाता है सरीना में, और 4 स्टार जो है वो 5 स्टार वहां पे स्वीट्स बुक करवाए जाते हैं। उसके बाद पीसी में जो बूरबन में जाके मीटिंग की जाती है। अनफॉर्चुनेटली ये जो कंस्ट्रक्टर है, जो कि खाली कंस्ट्रक्टर नॉन इंजीनियर नहीं होता, ये इंजीनियर भी होता है और इंजीनियर भी
एटलीस्ट इन फर्म्स, कंस्ट्रक्टर जो फर्म्स हैं, ऑपरेटर फर्म्स हैं, उसके मालिक होते हैं, कंसल्टेंट्स होते हैं, इनके लिए कोई रिलीफ पैकेज नहीं है। और इसके साथ साथ इनको क्या फेस करना पड़ रहा है, इनको ये सारे जो प्रोसीजर्स हैं उसके गुजरने के बाद इनको इंजीनियर्स अटैच करने पड़ते हैं। एक रिलीफ पैकेज दिया गया कि आप सुपरवाइजरी जो लाइसेंस है उसका इजरा किया गया, उसके साथ आपको इंजीनियर लगाने थे। अनफॉर्चुनेटली वो भी फ्लॉप हो गया। क्यों? क्योंकि 12 लाख या 20 लाख रुपए की डिग्री करने के बाद इंजीनियर को 4 रेस्टोरेंट्स में डिस्काउंट मिलता है, उसको नौकरी तो मिलती नहीं, क्योंकि हमारी कंस्ट्रक्शन सेक्टर जो है वो बुरी तरह बर्बाद हो रहा है। और जिन्होंने इंजीनियर्स को हायर करना होता है और जितनी भी स्कीम्स इंट्रोड्यूस करवाई गई हैं उनमें कम्युनिकेशन गैप नजर आता है। कभी भी जिस तरह फवाद चौधरी जो कि इस मिनिस्ट्री को देख रहे हैं, उन्होंने कई बार ये कहा कि हमारे मुल्क के जो तमाम अदारे हैं इनमें हम आहंगी की जरूरत है, कोऑर्डिनेशन की जरूरत है। एक मिनट जरा रुकिएगा। असद साहब, मुझे ये समझाइएगा कि ये जो बिल्डर्स हैं और ये जो कंस्ट्रक्टर्स हैं, ये इन दोनों में क्या फर्क है और क्या मसाइल क्या है? आप क्या पॉइंट्स दे रहे हैं? आप तो ये कह रहे हैं, जो मुझे पता चला है कि जनाब इसमें गवर्नर सिंध भी शामिल है, वहां के एमएनएस भी है, ये बेसिकली उनको रिलीफ दिया गया है। पहले जरा मुझे इसमें फर्क समझा दीजिएगा क्या है, और साथ में जरा बताइएगा आप ये किस बुनियाद पर कह रहे हैं। सर, ये शुरू ऐसा हुआ कि कराची में बिल्डर्स काम कर रहे थे। जब नई हुकूमत आई तो इन्होंने नैब ने और एफबीआर ने उन पे हमला बोल दिया, उन पे इनकम टैक्स ज्यादा, उन पे सारे नक्शे पास उनके खत्म, उनकी बिल्डिंगें गिराने लग गए। उनका वाकई इस हुकूमत के पहले साल में बड़ा कबाड़ा निकला। फिर आधी कराची की जो मैंडेट है पीटीआई की, वो उनका बिल्डर्स के साथ ताल्लुक है, या आधे बिल्डर्स हैं या उनके बहुत करीबी या इन्वेस्टर्स या दोस्त हैं। गवर्नर साहब हैं, प्रेसिडेंट साहब हैं, जितने बड़े वफाकी वजीर हैं। नहीं, मुझे जरा समझाइए, देखिए एक मिनट खासम, मुझे ये समझाइए ये कंस्ट्रक्टर्स और बिल्डर्स में क्या फर्क है? कंस्ट्रक्टर्स, देखिए वैसे तो सारे कंस्ट्रक्टर्स हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे कंस्ट्रक्टर्स उसको कह रहे हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स हैं, जो कि कैनाल, डैम, बैराजेस, पावर हाउस, मोटरवेज, अंडरपासेस और इंटरसिटी कनेक्शंस बनाते हैं। ठीक है। तो टोटल कंस्ट्रक्शन का हमारे मुल्क में 15% बिल्डर सेक्टर में जाता है, 85% इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में है। बिल्कुल ठीक है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट तो ये भूल ही गए। इनको हम अब इस पे भी हम खुश है कि उनको रिलीफ दिया, ये भी अच्छी बात है, लेकिन वो रिलीफ ईज टू डू बिजनेस किया है। इन्होंने उनका गला पकड़ लिया पहले एफबीआर ने, और उन्होंने फिर ये सब चिल्लाए। बड़े वजीर जैसे फैसल वाडा हैं और हैं, कराची के सदर साहब हैं, कराची से गवर्नर साहब हैं, नजीब हारून साहब हैं, तो इनका बड़ी अच्छी अप्रोच है प्राइम मिनिस्टर को। तो उन्होंने कन्विंस किया प्राइम मिनिस्टर को कि हमारे साथ बड़ी ज्यादती हुई है। ठीक है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने उनके लिए बेहतरीन रिलीफ पैकेज, ईज टू डू बिजनेस, सब कुछ उनको दिया, लेकिन एसआर अभी तक उनका भी नहीं निकला। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वालों के लिए कुछ खास चीज नहीं है। हाँ, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड उनके लिए मुझे मिसाल के तौर पर समझाइएगा, मुझे समझाइएगा कि ऐसी कौन से वजूहात है जिसकी वजह से हम ये कहें कि जो बिल्डर्स हैं उनको तो ये बहुत फायदा देगा पैकेजेस, लेकिन कंस्ट्रक्टर्स को ये फायदा नहीं देगा। वो वजूहात तो जरा समझाएं मुझे। हमारी और उनकी प्रॉब्लम्स अलग अलग हैं। हमारी प्रॉब्लम सुनी नहीं गई, प्रॉब्लम सिर्फ उनकी सुनी गई। हाँ, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड एक इदारा है जो कि दोनों को फायदा देगा, लेकिन उसमें तो अभी ब्यूरोक्रेसी से गुजारना ऐसा है जैसे पुलिस रात पे से गुजरना। मुझे नहीं लगता कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह उनको चाहते क्या है सर? अगर देखिए, दोनों को बराबर मिलना चाहिए था, दोनों सेक्टर्स, और बाकी जो इससे जुड़े हुए कंस्ट्रक्शन से साथ जुड़े हुए कोई भी सेक्टर है उसको बराबर का एक हिस्सा मिलना चाहिए था। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो अब क्या डिमांड्स क्या है, चाहते क्या है? डिमांड्स हमारी उनसे मुख्तलिफ है बिल्कुल। हमारी ये कि हमारे सेक्टर में पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के जो कानून है उसमें लोकल इंडस्ट्री की तबाही है, और जब से ये मौजूदा रजीम आई है इसने तो वो तबाही पे भी हायर लिमिट पे ले गए। करप्शन की इंतहा लाइसेंसिंग में, और अभी पता नहीं क्या क्या बोलना कानूनी तौर पर भी सही होगा या नहीं होगा, लेकिन इनके अकाउंट में 8-9 अरब रुपए फिक्स्ड डिपॉजिट में पड़े हुए हैं। अय्याशियां, मतलब वो अय्याशियां तो नहीं जो कि गैर कानूनी होंगी, लेकिन ये अय्याशियां तो हैं कि एक वफाकी वजीर से इनका अदना बंदा जो है वो एक वफाकी वजीर से ज्यादा मजे में। ठीक है। फैसल साहब एक मिनट रुकिएगा जरा। फैसल, मतलब वी हैव लिमिटेड टाइम, बस चाह रहा था कि जितना बड़ा सेक्टर है लंबी बात हो जाती। कंक्लूजन आप बताएं कि किन किन सेक्टर्स में क्या होना क्या चाहिए था जो नहीं हो पा रहा। जी गुलाम मिर्ज़ा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट आपने पॉइंट उठाया है।
खाली ये बिल्डर्स नहीं हैं, हमारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जैसे कि उन्होंने बताया, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, डैम्स बनाने, ब्राजेस बनाने, और जो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ हमारे नौजवान जा रहे थे वो फिर दब के रह गए हैं। इसके साथ साथ टेक्सटाइल इंडस्ट्री को कुछ नहीं मिला। हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री से बात हुई, हमारी उनके जितने भी ओहदेदारान हैं उनसे बात हुई, उनको भी कोई रिलीफ नहीं मिला। तो ये बेसिकली कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है। वहाँ पे ऊपर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में इन तमाम सेक्टर्स को सुनने की ज़रूरत है, उसके बाद फैसला साजी की ज़रूरत है। इन सबके जो मसाइल हैं वो बड़े संजीदा नौयत के हैं। इसके बाद इनको एक जो जिस तरह इन्होंने बताया कि एक बोर्ड की मंजूरी दी जाए, लेकिन उसमें कानूनी पेचीदगियाँ हैं। हमारी आज बात हुई है पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल जो चेयरमैन है उनसे भी हमने मौक़िफ़ जानने की कोशिश की, रजिस्ट्रार से भी मौक़िफ़ जानने की कोशिश की। उनका ये कहना है कि हमारे पास इनका अप्रूवल आई है, उसकी जो प्रोसीडिंग है वो हम कर रहे हैं, लेकिन कानूनी पेचीदगियाँ हैं क्योंकि ये इंजीनियरिंग वर्क्स होते हैं, हम बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते और हम इंजीनियरिंग काउंसिल जो है वो छोड़ नहीं सकती इस सेक्टर को। और इस सब को फवाद चौधरी ने जिस तरह पहले कहा था अपने बात काट दी कि सबको मिल बैठने की जरूरत है और फिर मिल बैठ के हल निकालने की जरूरत है, नहीं तो ये खींचातानी चलती रहेगी, किसी के हाथ में कुछ नहीं बिल्कुल ये बैलेंस होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया फैसल आपका भी और असदुल्ला खान साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया देने के लिए। तो ये बड़ी अहम, बड़ा ही इंपॉर्टेंट रीजंस हैं और इशू है जिसको रेज करना बहुत ज़रूरी था, सो हमने आपके आगे किया। उम्मीद है कि इसके ऊपर बातचीत होगी, आला अरबाब इख्तियार के अंदर इस बारे में डिस्कशन होगी। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए, हमारा प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह ने के बाद।